जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज कक्षा 4th का हम हिंदी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा नया पाठ है पाठ 10, जिसका नाम है सिंदबाद की समुद्री यात्राएं। तो आइए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या है, हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। सिंदबाद की समुद्री यात्राएं। बच्चों, ये पाठ पढ़ने से पहले क्या आप जानते हैं कि समुद्री यात्रा किस साधन से की जाती है? समुद्री यात्रा या तो नौका से या फिर बड़े बड़े जहाज़ों से की जाती है। पहले विदेश यात्राएं जो होती थी, पहले हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर तो नहीं थे, तो क्या करते थे, जो समुद्र मार्ग होते थे, समुद्र और नदियां पार करने के लिए जहाज़ों और नावों की सहायता से विदेश यात्राएं की जाती थी। और ये बहुत ही रोमांचकारी होती थी, क्योंकि जब समुद्र से यात्रा करते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ देखने को मिलती हैं और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है। तो ये देखना बहुत ही रोमांचकारी होता है। आप में से कोई शायद गए भी हों समुद्र यात्रा के लिए, तो वो जो रोमांच होता है वो एक बहुत ही अलग होता है और मनोरंजनकारी होता है। तो जो हमारा पाठ है सिंदबाद की समुद्री यात्राएं, ये भी एक ऐसा ही युवक है जो हमेशा समुद्र यात्राएं करने के लिए हर हालत में तैयार रहता था। तो देखते हैं सिंदबाद की समुद्री यात्राओं की जो कहानी है उसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सिंदबाद को समुद्री यात्राओं का बहुत शौक था। वह घर पर कम ही रहता था, प्रायः अपनी नाव लेकर समुद्र में दूर दूर तक यात्रा पर निकल जाता था। उसकी ऐसी समुद्री यात्रा का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत है। ये सिंदबाद अपनी कहानी बता रहा है ना। मैं कई दिनों से घर पर ही था, कुछ अस्वस्थ भी था। पिछली यात्रा से मैं काफ़ी धन कमाकर लौटा था, परंतु कुछ दिन में ही मुझ पर फिर से यात्रा करने का भूत सवार हो गया। मतलब उसे यात्रा करने का बहुत शौक था, तो वो बीमार था और कुछ समय घर पे रहा, लेकिन वो घर पे बोर हो गया, क्योंकि उसे तो यात्रा करने का बहुत शौक था। तो फिर से उसके ऊपर भूत सवार हो गया, मतलब वो फिर से समुद्री यात्रा करने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपने कुछ अन्य साथियों से संपर्क किया। मुझे लगा कि वे भी मेरी तरह यात्रा पर जाने के लिए उतावले हो रहे थे। हमने परस्पर बातचीत कर यात्रा पर जाने का निर्णय ले लिया। हमने व्यापार के लिए माल खरीदा और जहाज पर लादा और यात्रा पर रवाना हो गए। मतलब वो जो व्यापार करने के लिए समुद्री यात्राएं करता था, तो जब वो घर पे रहते हुए बोर हो गया, मतलब बीमार था, तो ज़्यादा दिन तक घर पे रहकर उसे अच्छा नहीं लगता था, तो वो फिर से अपने साथियों को इकट्ठा करता है और माल बेचने के लिए अपनी नाव पर रखता है और समुद्री यात्रा के लिए फिर से रवाना हो जाता है। समुद्र को देखते ही मेरा मन लहरों की तरह उमंग से भर उठा। ऐसा लगा कि समुद्र मुझे बुला रहा है। रास्ते में किसी बंदरगाह के आते ही हम अपना माल वहाँ उतार देते। कुछ दिन में वह माल बेच वहाँ से नया माल खरीद लेते। एक बार हमारा जहाज़ बहुत दिनों तक किनारे नहीं लगा, दूर दूर तक बस पानी ही पानी था। कुछ दिन ऐसे ही बीते कि एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। जहाज़ को वहीं रोक दिया गया। मैं अन्य नाविकों के साथ टापू पर चला गया। टापू पर चारों ओर फलों के वृक्ष थे। मेरे साथी फल एकत्र करने लगे और मैं एक पेड़ के नीचे सो गया। सोकर उठा तो न जहाज़ था, न नाव और न ही मेरे साथी। एक बार जब वो समुद्री यात्रा के लिए गया तो माल लेकर गया था, तो बहुत दिनों तक, अब समुद्र तो बहुत बड़ा होता है और वो नाव से गए थे, तो नाव धीरे धीरे चलती थी, तो कई दिन लग जाते थे। मतलब उन्हें टापू, मतलब जहाँ पर नाव को रोका जा सके और जहाँ पर वो रात गुजार सकें, ऐसी जगह बहुत दिनों तक नहीं मिली। लेकिन जब मिली तो फिर वो वहाँ पर अपने साथियों के साथ उतरा और वहाँ पर उसके जो अन्य साथी थे वो खाने पीने के लिए फल फूल इकट्ठे करने लगे और वह एक पेड़ की छाँव में सो गया। लेकिन जब वो सोकर उठा तो उसे वहाँ पर ना ही अपने दोस्त मिले और ना ही अपनी नाव मिली, क्योंकि उसके जो दोस्त थे उसे वहाँ से छोड़कर चले गए थे। आगे मैं उस टापू पर बिल्कुल अकेला था। क्या करूँ, कुछ समझ ना पाया। सोचा पेड़ पर चढ़कर देखूँ, शायद आसपास कोई बस्ती हो। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मैंने दृष्टि इधर उधर घुमाई। कुछ दूर पर सफ़ेद सफ़ेद गुंबद सा दिखा। मैंने नीचे उतरकर उस दिशा की ओर बढ़ा। अरे यह क्या है, यह गुंबद जैसा क्या है? मैं आश्चर्यचकित उसके चारों ओर घूमकर देखने का प्रयास करने लगा। जब उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए थे तो वो इधर उधर
घूम कर देख रहा था कि शायद कोई मेरा दोस्त मिल जाए, तो वो क्या करता है, एक पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊंचाई से शायद उसे कोई दिख जाए, इसलिए वो पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखता है। तो उसे एक सफ़ेद गुंबद की तरह गोल गोल घेराकार का कुछ दिखता है उसे। तो वो उस दिशा की ओर जाता है और घूम कर देखता है, तो उसे वहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आता है। फिर आगे अचानक साए साए की आवाज़ आई, जैसे तेज आंधी आने वाली हो। मैंने आकाश की ओर देखा, एक विशालकाय पक्षी मेरी ओर उड़कर चला आ रहा था। मैंने भय के मारे उस गुंबद के पास दुबक कर बैठ गया। वह पक्षी भी उसी गोल गुंबद पर आ बैठा। मेरे मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। तो गुंबद नहीं, यह उस पक्षी का अंडा है। इतना बड़ा पक्षी, उसके पंजे विशाल वृक्ष की शाखाओं के समान थे। मतलब वो जो उसे गुंबज की तरह जो आकार दिख रहा था, वो क्या था, एक विशाल पक्षी था, है ना, बहुत बड़ा पक्षी था। मतलब वो उसे देखकर आश्चर्यचकित हुआ और डर गया कि अरे इतना बड़ा पक्षी तो मैंने आज तक नहीं देखा। और वो जो गुंबज उसे दिख रहा था, वो क्या था, उस पक्षी का अंडा था। आगे उसके सांस लेने से मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। वह हिलता तो मुझे लगता कि छत गिरने वाली है। मैंने क्षण भर में ही कुछ सोच लिया। अपनी पगड़ी उतारी और मैंने अपने आप को उसके पंजों के साथ मजबूती से बांध लिया। जब उसने उस पक्षी को देखा, देखिए पक्षी, और उसके पाँव में कैसे उसने अपना जो पगड़ी थी उसे खोलकर बांध लिया है। उसके दिमाग में कुछ विचार आया और उसने तुरंत क्या किया, अपनी पगड़ी उतारकर उस बड़े पक्षी के पाँव में अपने आप को बांध लिया। पूरी रात बीत गई। सुबह होने वाली थी कि वह विशाल पक्षी ने अपने पंख फैलाए और उड़ चला। मैं साथ साथ ही था। वह इतना ऊंचा उड़ रहा था कि धरती दिख नहीं रही थी। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच पहुँच उसने तेजी से नीचे उतरना शुरू किया। मुझे चक्कर आने लगे। जैसे ही वह धरती पर उतरा, मैंने पगड़ी खोल अपने आप को उससे मुक्त किया। मतलब जब पक्षी उड़ने लगा तो वो बहुत ऊंचाई तक उड़ा और वहाँ से पृथ्वी उसे नहीं दिखाई दे रही थी, सिंदबाद को। तो जब फिर पक्षी नीचे उतरने वाला होता है, तो फिर वो जो सिंदबाद रहता है, वो अपने आप को उसके पाँव से, अपनी पगड़ी से खोल लेता है और मुक्त होने के लिए अपने आप को वहाँ से छोड़ लेता है। उस विशाल के पक्षी ने अपनी चोंच में एक सांप उठाया और उड़ गया। मैंने अपने चारों ओर दृष्टि डाली तो पाया कि मैं गहरी घाटी में हूँ। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। घाटी में चारों ओर हीरे ही हीरे बिखरे थे। मैंने आश्चर्य की कोई सीमा न थी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी मुझे फुफकार सी सुनाई दी। मतलब जब वो सिंदबाद ने उस पक्षी को उससे आज़ाद किया था उसके पाँव से, तो वो कहाँ पर गिरा? एक पहाड़ी पर गिरा, जहाँ पर हीरे मोती दिख रहे हैं चित्र में, जहाँ पर हीरे ही हीरे इधर उधर बिखरे हुए थे। तो वो सोचने लगा कि क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ या हकीकत है। और ऐसा सोचते हुए उसे फुकार की आवाज़ सुनाई दी। भय के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। घाटी में सांप ही सांप थे। पास ही एक गुफा देख मैं उसमें घुस गया। एक बड़े से पत्थर से उसका मुंह बंद कर मैं सोने की चेष्टा करने लगा। मतलब सोने के लिए वो मतलब सोना चाहता था, है ना। चेष्टा करना मतलब कोशिश करना, सोने की कोशिश करने लगा। परंतु मेरी आंखों में नींद कहाँ। सांपों की फुकार और मृत्यु का भय दोनों मुझ पर हावी थे। मतलब कि उसे एक तरफ तो नींद नहीं आ रही थी और अपनी मृत्यु का डर लग रहा था, क्योंकि वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर बहुत सारे सांप थे, तो उसे बहुत डर लग रहा था। प्रातः गुफा का मुंह खोला तो देखा सांप कहीं भी न थे। थोड़ी देर बाद कुछ गिरा। घाटी में एक के बाद एक मांस के टुकड़े गिरने लगे। मुझे बचपन की सुनी एक कहानी स्मरण हो उठी। मतलब उसे वहाँ जब दरवाज़ा खोलकर मतलब गुफा का जब पत्थर हटाया तो उसने बाहर देखा तो सांप तो थे ही नहीं वहाँ पे, और ऊपर से क्या मांस के टुकड़े उसके ऊपर गिरने लगे। तो उसे क्या है, बचपन में उसने कोई कहानी सुनी जो उसे उस समय याद आने लगी। लोग हीरों की घाटी में मांस के टुकड़े फेंकते हैं और बड़े बड़े उकाब उन्हें उठाकर ऊपर
घोंसलों में ले जाते। उसने चिपके हीरे लोग इकट्ठे कर लेते। मुझे इस घाटी से बाहर जाने का उपाय सूझ गया। मैंने कुछ हीरे और बहुमूल्य रत्न अपनी जेबों में भर लिए। उसके बाद मांस का एक बड़ा टुकड़ा अपनी पगड़ी में कसकर बांध में उकाबों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में कई उकाब इधर उधर मंडराने लगे। एक बड़ा उकाब मेरे सिर पर रखे टुकड़े पर झपटा और उसके साथ मुझे भी ले उड़ा। मतलब वो जो बड़ा सा पक्षी था वो क्या करता था, वो सांप को खाता था, है ना। जो गिद्ध होता है ना, वो सांप को खाता है। तो वो सांप वहाँ पर उसे सांप की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो गिद्धों ने खा जाता था, तो वो मांस के टुकड़े नीचे गिरते थे। तो इसी तरह उसने सिंदबाद ने कहानी सुन रखी थी कि वो उकाब जो होते हैं वो मांस के टुकड़े खा जाते हैं। तो उसने भी वहाँ से घाटी से निकलने के लिए एक तरकीब सोची। उसने भी अपनी पगड़ी में एक मांस का टुकड़ा बांध लिया और वो उकाब उसको लेकर उड़ चला सिंदबाद को। उकाब का अर्थ होता है चील, है ना। चील बहुत बड़ा होता है और बहुत ऊंचाई तक उड़ता है ना। यहाँ उकाब का अर्थ हुआ चील। पहाड़ के ऊपर एक गांव के बाहर उकाबों के घोंसले थे। वहाँ पर कई उकाब जा उतरे। उकाबों के आते ही अपने छिपने के स्थान से निकल कुछ लोग शोर मचाने लगे। उकाब अपने अपने घोंसले छोड़ उड़ गए। वे लोग भाग कर आए और मांस के टुकड़ों से चिपके हीरो को बटोरने लगे। मुझे देखा तो चोर समझ झगड़ने लगे। मैंने पूरी घटना कह सुनाई और एक एक हीरा देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। उन्हीं लोगों ने मुझे एक बंदरगाह तक पहुंचा दिया। समुद्र देख मेरा हृदय उछल पड़ा। मैंने कुछ माल खरीदा, उसे बेचकर और नया माल खरीदा। बसरा आया, वहाँ से अपने शहर बगदाद पहुँच गया। अपना देश, अपना शहर और अपना घर कितना प्यारा होता है, मेरी समझ में भली भांति आ गया था। मतलब ये सिंदबाद की जो कहानी है वो हमेशा बाहर रहता था, लेकिन जब मुसीबत आती है तो क्या होता है, हमें सबसे पहले किसकी याद आती है, अपने घर की याद आती है। तो सिंदबाद ने जब रास्ते में ऐसी मुसीबतें देखी तो उसे भी अपने घर की याद आई और वो समझ गया कि अपना घर कितना प्यारा होता है। और घर पर हमें सब सुख सुविधा जो मिलती है वो हमें बाहर कहीं नहीं मिल सकती। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इसके क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।